हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग इफ़, एलिफ और एल स्टेटमेंट को देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग नॉट, एंड और लास्ट में और को देखेंगे। और उसके बाद हम लोग जितने भी लूप हैं उनको देखेंगे, जो कि है फॉर और वाइल लूप। और इससे भी पहले सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल कंपैरिजंस के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग इन सिंबल में क्या फ़र्क होता है और बेसिकली ये वाला सिंबल और इसमें क्या फ़र्क होता है, और नॉट इक्वल टू के सिंबल को कैसे यूज़ करते हैं। इन सारी चीज़ों को आज की वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल कंपैरिजन और कंडीशनल टेस्ट को देखेंगे। तो ये एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर मेरे को अपने वेरिएबल के अंदर कुछ असाइन करना है, सपोज़ मेरा वेरिएबल है एज, तो मैं चाहता हूँ मेरे एज वेरिएबल के अंदर मेरा इंटीजर एज स्टोर हो, तो मुझे ये सिंगल इज इक्वल टू के साइन का यूज़ करना होगा। तो मैं इसके अंदर जब भी एज डालूंगा, सपोज मैं 20 डालना चाहता हूँ, तो इस सिंबल का यूज़ करूँगा। इससे क्या होगा, मेरा मेमोरी के अंदर एक एज वेरिएबल बनेगा और फिर वो 20 को स्टोर कर लेगा। ओके, ये हो गई पहली बात। इसके बाद अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि फिर इसका क्या मतलब है। बेसिकली ये वाला जो सिंबल है ये चेक करता है कि जो मेरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू कुछ पर्टिकुलर डेटा के इक्वल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे एज मैंने 20 सेट कर दी है, तो इससे क्या हुआ, मेरा वेरिएबल जो है एक एज का डिक्लेयर हुआ जिसके अंदर 20 वैल्यू आ गई। अब मैंने सपोज यहाँ डाल दिया एज इक्वल इक्वल 20, तो इससे क्या होगा, मेरा जो कंप्यूटर है वो चेक करेगा कि जो ये वाली वैल्यू है वो क्या मेरे वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है उसके इक्वल है या नहीं है। तो इसी तरह ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करता है। तो सपोज यहाँ पे मेरा एज में 20 डाल दिए, 20 के इक्वल आ रहा है, यहाँ भी 20 है, वेरिएबल के अंदर भी 20 है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर सपोज मैं यहाँ पे 20 की जगह 30 डालता, तो यहाँ पे आ जाता 30, तो क्या मेरे वेरिएबल के अंदर वैल्यू बाहर वाली की इक्वल है? नहीं, तो यहाँ पे हो जाती प्रॉब्लम। ओके, इसके बाद अगर मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यू किसी और की इक्वल नहीं है, तो मैं इस सिंबल का यूज़ करता हूँ, एक्सक्लेमेटरी मार्क और इज इक्वल टू का साइन। तो अगर सपोज यहाँ पे मेरा एज इज इक्वल टू 20 डिक्लेयर हो गया, अब मैंने यहाँ डाल दिया एज इज नॉट इक्वल टू 30। इस लाइन का मतलब है कि जो मेरी एज की वैल्यू है वो 30 के इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू है। अगर यहाँ पे मैंने डाल दिया होता एज इज नॉट इक्वल टू 20, तो यहाँ पे एरर आ जाता, यहाँ पे फॉल्स हो जाता। क्यों? क्योंकि मेरी एज की वैल्यू 20 और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एज इज नॉट इक्वल टू 20, तो ये थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग सी बात हो गई है। अब इन कोड्स को हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पहली लाइन के अंदर मैं अपने एज वेरिएबल के अंदर 10 को असाइन कर देता हूँ। दूसरे के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरी एज की वैल्यू 10 के इक्वल है। अब मैं जैसे ही रन करूँगा मेरा ट्रू आ गया, बट सपोज मैंने यहाँ पे 11 कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि एज के अंदर 10 है। अब मैंने डाल दिया एज इज नॉट इक्वल टू 11, ये होगा ट्रू। क्यों? क्योंकि एज की वैल्यू ऊपर 10 डिक्लेयर हो चुकी है। अगर मैंने यहाँ डाल दिया एज इज नॉट इक्वल टू 10, तो यहाँ आ जाएगा फॉल्स। तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल कंपैरिजन और कंडीशनल टेस्ट। अब हम लोग इफ स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो बेसिकली इफ के अंदर क्या होता है, अगर कोई एक कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है तो मेरा कुछ ये वाला कोड रन करे। अगर मैं चाहता हूं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कोई दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और दूसरी कंडीशन जब सेटिस्फाई हो रही है तो कोई और कोड रन करे, तो मैं इस तरह उसको लिख दूंगा। या फिर अगर कोई और कंडीशन भी आ गई, तो इस तरह से अगर मेरा काम चल रहा है तो मुझे इफ, एलिफ और एल स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा। तो इफ, एलिफ, एल्स क्या करता है कि सपोज मैं चाहता हूँ कि इस कंडीशन पे मेरा कुछ काम हो, अगर ये वाली कंडीशन है तो ये वाला कोड रन करे, तो मैं इफ़ का यूज़ करता हूँ। और अगर ये कंडीशन नहीं है, इसके अलावा कुछ भी हो रहा है और ये वाला कोड रन करे, तो मैं एल्स का यूज़ करता हूँ। और अगर कोई 3-4 कंडीशन आ रही है,
या फिर दो से ज़्यादा कंडीशन हो रही हैं कि अगर ये ना हो तो कुछ और कोड रन करे, अगर ये भी ना हो तो ये करे, तो मैं एलिफ का यूज़ करता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे पास एक ही कंडीशन है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कोड ये वाला रन करे, वरना कोड रन ही ना करे, तो मैं सिर्फ इफ़ का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये था हमारा बेसिक इंट्यूशन कि इफ एल्स स्टेटमेंट करता क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि नॉट क्या करता है। तो बेसिकली हम लोग अभी कुछ ये चीज़ें देख रहे हैं कि नॉट, एंड और उसके बाद और, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं। नॉट का क्या होता है कि अगर सामने कोई भी स्टेटमेंट मेरी लिखी हुई है, ठीक है, अगर सपोज ये मेरी कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो अगर मैंने इसमें नॉट लगा दिया तो ये जो स्टेटमेंट है इसकी जो वैल्यू है वो अपोजिट हो जाएगी। तो अगर कुछ भी स्टेटमेंट अगर लिखी हुई है, अगर उसके आगे नॉट लगा दिया तो उसका आउटपुट उल्टा हो जाएगा। एंड क्या करता है, अगर मेरे पास सपोज एक कंडीशन है और दूसरी कंडीशन है, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों कंडीशन एक साथ एक ही वक्त सेटिस्फाई हो, तो मैं एंड का यूज़ करता हूँ। अगर ये दोनों कंडीशन एक ही वक्त में अगर प्रेजेंट नहीं है, या फिर दोनों कंडीशन साथ में नहीं हो रही हैं, तो फिर वो वाला कोड मेरा रन नहीं करेगा। अगर वो दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं तो मेरा वो रन करेगा कोड। और का काम क्या है कि अगर दो कंडीशन है, उनमें से एक भी सेटिस्फाई हो रही है, या तो ये हो रही है या ये हो रही है, तो मेरा कोड रन कर जाए। दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन अगर एक भी हो रही है तो मेरा कोड रन कर जाएगा। तो ये थे हमारे बेसिक नॉट, एंड और। ट्रू का उल्टा क्या होता है, फॉल्स। तो अगर मैंने ट्रू के आगे मैंने डाल दिया नॉट, तो मेरा आंसर आएगा फॉल्स। टू होता है मेरा 3 से कम, ये बात सबको पता है, लेकिन अगर मैंने नॉट डाल दिया तो आंसर आएगा फॉल्स। 4 मेरा 3 के इक्वल नहीं होता है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है नॉट, तो देख लो क्या होगा, ट्रू। लेकिन अगर मैंने नॉट हटा दिया तो आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि मेरा 4 3 के इक्वल होता ही नहीं है। अब हम लोग एक छोटे से चीज पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। इफ नॉट, सब उससे पहले सपोज मेरा एक वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू है 10। सपोज दूसरा वेरिएबल है मेरा y, उसकी वैल्यू है 20। अब मैंने दो वेरिएबल x और y को डिक्लेयर कर दिया। x के अंदर मेरी वैल्यू गई है 10 और y के अंदर मेरी वैल्यू गई है 20। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इफ y इज लेस देन x, तो मेरी स्क्रीन पे अपेयर हो कि इट वर्कड। ओके, तो एक बात का आप ध्यान रखना कि जब भी आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट या फिर कोई भी लूप का यूज़ करते हो तो आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। अगर मैंने यहाँ पे सपोज आपको अगर इफ़ कंडीशन आपने लिख दिया, तो सबसे पहले आपको इस सिंबल से उसको फिनिश करना होगा, उस स्टेटमेंट को, टॉप वाली लाइन को, और आपको नीचे इंडेंटेशन देना होगा। अगर आप किसी एक इंटरप्रेटर का यूज़ कर रहे हो या फिर आप इसी का यूज़ कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पेस आ जाता है। लेकिन अगर आपने ये कोशिश करी कि इसको पीछे ले आए, अब आप इसे रन करोगे तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर इंडेंटेशन देता हूँ, टैब को प्रेस कर दो और रन करो, तो यहाँ पे अब कोई एरर नहीं आया। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि ये मेरा यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आया। हम लोग आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे स्क्रीन पे अपेयर हो कि इट वर्कड, लेकिन यहाँ पे कुछ अपेयर नहीं हुआ। ऐसा क्यों? वो इसलिए है क्योंकि x की वैल्यू मेरी 10 है, y मेरा 20 है, और मैंने कंडीशन लगाई है कि अगर मेरा y x से छोटा है तो नीचे वाली लाइन प्रिंट हो, वरना ना हो। मेरा y x से छोटा नहीं है, y की वैल्यू मेरी x से बड़ी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ नॉट। अभी स्टेटमेंट होगी उल्टी। अब मैं इसे रन करूंगा तो मेरा आउटपुट आ जाएगा। तो ये था मेरा सिंपल सा नॉट का एग्जाम्पल। अब हम लोग एंड को देखते हैं। एंड क्या करता है कि अगर दो या कोई भी कंडीशन है, वो साथ के साथ एक ही वक्त मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए, वरना मेरा वो रन नहीं करेगा कोड। अगर मैं सपोज एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू मैं 10 डिक्लेयर कर देता हूँ, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, उसकी वैल्यू डी, उसकी वैल्यू मैं 5 डाल देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ इफ सी इज ग्रेटर देन 9 एंड डी इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे आगे जाओ, इंडेंटेशन का याद रखना, नहीं तो आपका एरर आ जाएगा, अच्छी खासी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। प्रिंट करो इट वर्कड। ओके, अब इसमें क्या होगा कि अगर मेरा C 9 से बड़ा है और साथ ही साथ अगर मेरा D भी 1 से बड़ा है,
तो ये नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट हो वरना ना हो। अब मैं इसे रन करता हूँ, इट वर्कड। क्यों? क्योंकि मेरी सी की वैल्यू 9 से बड़ी है, सी मेरा 10 है, और डी की वैल्यू मेरी 1 से बड़ी है। क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू मेरी 5 है, तो ये रन हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया सी की वैल्यू 1, अब मैं इसे रन करूँगा तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरी सी की वैल्यू 1 है जो कि 9 से छोटी है। दोनों कंडीशन साथ में मेरी सेटिस्फाई नहीं हुई। डी की कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हुई है लेकिन सी वाली नहीं हुई है, तो फिर ये रन नहीं करेगा। मैं वापस इसे 10 कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं कि नॉट और एंड दोनों को एक बार यूज़ करके देखते हैं साथ के साथ। मैं डाल देता हूँ कि इफ नॉट c is greater than 10 and d is greater than 1, तो फिर प्रिंट करो वर्क। तो अब इससे क्या होगा कि अगर मेरा c 10 से बड़ा है और d मेरा 1 से बड़ा है, और अगर ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये रन करे। इट वर्कड। c की वैल्यू मेरी 10 है। क्या मेरी c की वैल्यू 10 से बड़ी है? बिल्कुल भी नहीं, वो तो 10 के इक्वल है। तो ये एक कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब ये जो अंदर वाली पूरी कंडीशन है ये मेरी फॉल्स हो गई। तो अगर मैंने यहाँ नॉट नहीं लगाया होता तो ये कोड रन नहीं करता, लेकिन मैंने यहाँ क्योंकि नॉट लगा दिया है तो फॉल्स मेरा बन जाएगा ट्रू। इफ़ के साथ आ गई एक ट्रू कंडीशन, यानी कि एक कंडीशन जो चल रही है, तो नीचे वाला लाइन मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं और को। ट्रू और फॉल्स मेरा आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि और को चाहिए या तो दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो, या फिर अगर 2 या 3 जो भी कंडीशन है उनमें से कोई एक भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पे एक जगह ट्रू है और एक जगह फॉल्स है। क्योंकि एक जगह ट्रू है, एक जगह कंडीशन सही चल रही है, तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा ट्रू। अगर मैंने दोनों जगह फॉल्स कर दिया, एक बात ध्यान रखना, केस सेंसिटिव है पाइथन, तो आपको कैपिटल का ध्यान रखना है, तो फॉल्स आएगा। अगर मैंने दोनों जगह ट्रू कर दिया, यहाँ भी ट्रू कर दिया और यहाँ भी ट्रू कर दिया, तो भी ट्रू आएगा। और अगर एक जगह ट्रू है एक जगह फॉल्स है, तब भी मेरा ट्रू आएगा। अब हम लोग एक चीज़ को, एक पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। सपोज सी की वैल्यू मेरी 5 है, डी की वैल्यू मेरी -1 है। अगर मैंने डाल दिया कि इफ़ अगर मेरा सी 1 से बड़ा है और साथ ही साथ, या फिर अगर डी मेरा 1 से बड़ा है, साथ साथ नहीं है, या फिर है, और मतलब या फिर, तो प्रिंट करो इट वर्क। ओके, इसे रन करो। इट वर्क। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सी वेरिएबल जो है उसके अंदर मेरा आया 5, डी वेरिएबल है उसके अंदर आया -1। सी मेरा 1 से बड़ा है, बढ़िया, एक कंडीशन मेरी हो गई ट्रू। अब मुझे दूसरी कंडीशन से मतलब नहीं, चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो, मेरा यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम लोग इफ़, एलिफ और एल्स तीनों का यूज़ करेंगे। मान लो मेरा एक वेरिएबल है एज, उसके अंदर मैंने 20 असाइन कर दिया। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एज सपोज 8 से कम है, तो मेरा जो प्राइस है वो मुझे 0 मिले। अगर मेरी एज 18 से कम है तो मेरे को प्राइस मिले 5। और इसके अलावा मेरी कोई भी एज हो, दुनिया में कोई भी मेरी एज हो, तो मेरा प्राइस हमेशा 10 पे सेट हो। एक छोटा सा पीस ऑफ कोड है जो कि टिकट की प्राइस बताता है। अगर बहुत छोटा बच्चा है जिसकी एज 8 से भी छोटी है तो वो फ्री में है, मतलब उसकी टिकट फ्री में है। और उसके अलावा जो भी एज ग्रुप होंगे उनकी एक स्पेसिफिक एक कॉस्ट है जो उन्हें पे करनी पड़ेगी। सपोज मैंने एज यहाँ पे 20 सेट कर दी, तो देखते हैं मेरा प्राइस क्या आएगा, 10। क्यों? क्योंकि मेरी तीसरी कंडीशन है कि अगर मेरी एज 8 से भी छोटी नहीं है, 18 से भी छोटी नहीं है, तो इसके अलावा अगर मेरी अगर एज कुछ भी हो, मेरे को हमेशा टिकट की प्राइस 10 मिलेगी। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया 9, तो देखो 5 आएगा। क्यों? क्योंकि मेरी एज 18 से छोटी। सबसे पहले मेरा कंप्यूटर जो मेरा इंटरप्रेटर है वो मेरा पहले इफ़ वाली को देखेगा। इफ़ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो एलिफ को देखेगा। एलिफ वाली भी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो उसके बाद वो एल्स को देखेगा। अगर मैंने यहाँ पे 1 डाल दी, एज मैंने 1 डाल दी, तो मेरी आएगी प्राइस टिकट की 0। क्यों? क्योंकि मेरी 1 8 से छोटा है, इसका मतलब प्राइस 0। छोटा बच्चा है तो वो उसको कोई प्राइस नहीं देना है। अब हम लोग देखते हैं फॉर लूप्स को। अब हम लोग फॉर लूप और वाइल लूप को देखते हैं। तो बेसिकली फॉर लूप और वाइल लूप में ये फ़र्क है कि अगर आपको पता है आपको किसी एक पर्टिकुलर कोड को कितनी बार इटरेट करना है, यानी कि कितनी बार उसको बार बार एक लूप में रन करना है, अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप फॉर लूप का यूज़ करो। और अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप
डेफिनेटली वाइल लूप का यूज़ करो। तो बेसिकली लूप का काम क्या होता है कि अगर आपने कुछ भी यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ कुछ भी स्टेटमेंट लिख दी है, ब्लॉक ऑफ कोड है यहाँ पे, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये बार बार रन हो, जब तक कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये बार बार रन हो कोड। तो मेरा फॉर लूप क्या करता है, यहाँ पे मैं कुछ डाल देता हूँ कि मेरी इटरेशन यानी कि कितनी बार इस कोड को आपको ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करना है, इसका नंबर मैं यहाँ डाल सकता हूँ। और जब नंबर और उसके साथ साथ कंडीशन, तो मैं फॉर लूप में वो डाल सकता हूँ। तो फिर जब तक वो कंडीशन और जब तक वो नंबर ऑफ इटरेशन मेरी सेटिस्फाई नहीं होती, जब तक वो दोनों फुलफिल नहीं होते, तो ये मेरा ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा एक लूप में। बट वाइल में क्या है, अगर मुझे ये नहीं पता नंबर ऑफ इटरेशन क्या है, तो मैं बस यहाँ पे अपनी कंडीशन डाल सकता हूँ और इसके बाद ये ब्लॉक ऑफ कोड जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक ये रन करेगा। तो ये बेसिक फ़र्क है फॉर लूप और वाइल लूप का। वाइल लूप का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, वाइल को मैंने बहुत शॉर्ट में कवर करा है, आगे आपको आइडिया लग जाएगा इसमें है क्या। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक छोटा सा ये है कि मुझे काउंट करना है फ्रॉम 1 to 10। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल है जिसका नाम है करंट नंबर, उसको डिक्लेयर कर देता हूँ, उसके अंदर डाल देता हूँ 1। तो इससे क्या हुआ, जो मेरा वेरिएबल है करंट नंबर, उसके अंदर 1 वैल्यू असाइन हो गई। अब मैं लिखूंगा वाइल करंट नंबर इज लेस देन इक्वल टू 10, फिर प्रिंट करो वो नंबर, उसके बाद उस नंबर को इंक्रीमेंट करो। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ ये कि सबसे पहले मैंने करंट करंट नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने डाल दिया 1। तो इससे क्या हुआ, इस वेरिएबल के अंदर 1 वैल्यू असाइन हो गई। अब मैंने यूज़ करा वाइल, तो ये क्या करेगा, जब तक कि ये जो मेरी कंडीशन है यानी कि करंट नंबर इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि ये वाली जो वेरिएबल की मेरी वैल्यू है, जब तक ये मेरी 10 से कम है तब तक जो मेरे नीचे के स्टेटमेंट है वो रिपीट होते रहेंगे। अब पहला स्टेटमेंट है प्रिंट करंट नंबर। इससे क्या होगा, सबसे पहले मेरा जो ये नंबर है वो मेरी स्क्रीन पे अपीयर होगा। उसके बाद लिखा है करंट नंबर प्लस 1। इससे क्या होगा, जो मेरा वेरिएबल है उसके अंदर एक नंबर की इंक्रीमेंट हो जाएगी। यहाँ पे 1 है तो उसके बाद 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। इस तरह से इंक्रीमेंटेशन आ गया। तो इसी तरह ये लूप मेरा चलता जाएगा और उसके बाद मेरा आउटपुट आता रहेगा। सबसे पहले प्रिंट करंट नंबर, यहाँ पे मेरा प्रिंट करंट नंबर होगा तो 1। उसके बाद लूप के अंदर है करंट नंबर प्लस 1, तो मेरा जो वेरिएबल है जिसके अंदर 1 था उसके अंदर अब आ गया 2। तो अब जब वापस ये लूप जब चलेगा तो मेरा होगा प्रिंट 2। उसके बाद है करंट नंबर प्लस 1, तो 2 मेरा कट होके 3 होगा, फिर उसके बाद 3, उसके बाद ये होगा 4 और फिर यहाँ पर आएगा 4। इसी तरह चलता आएगा जब तक कि मेरा 1 2 3 4 अप टू 10 मेरा प्रिंट ना हो जाए। रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले करंट नंबर इज इक्वल टू 1, उसके बाद वाइल जब तक मेरी कंडीशन है कि जब तक 10 या 10 से छोटा नहीं हो जाता तब तक ये मेरा ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट होता रहेगा। तो मैं इसको डाल देता हूँ, इससे क्या होगा 1 to 10 मेरा आ जाएगा। अब मैंने इज इक्वल टू यहाँ से हटा दिया तो मेरी कंडीशन बन जाएगी कि जब तक मेरा जो करंट नंबर है, जो करंट नंबर का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू जब तक 10 से छोटी है तब तक प्रिंट हो। तो अब ये 9 तक होगा। फाइल कर ओके, सबसे पहले ये रन करना है ऊपर वाला, उसके बाद ये, अब देखो 1 to 9 हो गया। अब मैंने इज इक्वल टू डाल दिया तो इससे क्या हुआ, जो ये वाली वैल्यू है ये भी इंक्लूड हो गई। तो यानी कि अब कंडीशन का मतलब हो गया 10 या 10 से छोटा। इसको रन और उसके बाद इसको रन करके देखो, आ गया 1 to 10। तो ये था मेरा सिंपल वाइल लूप। अब हम लोग देखते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप को मैं यहाँ पे 1 by 1 कुछ छोटे छोटे लाइन ऑफ कोड टाइप करूँगा, आप भी उसे साइड बाय साइड करते जाइए। फिर 3-4 एग्जाम्पल के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि फॉर लूप में होता क्या है। सबसे पहले मैं डालता हूँ कि फॉर नंबर इन रेंज 1 to 11, फिर उसके बाद इंडेंटेशन का ध्यान रखना, आपका इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली उसे देगा। तो अब इससे क्या हुआ, फॉर नंबर इन रेंज 1 to 11 प्रिंट नंबर। नंबर मेरा ऑटोमेटिकली कोई एक वेरिएबल का नाम है जो कि मेरे इंटरप्रेटर ने बना दिया एक वेरिएबल नंबर नाम का। तो जब तक मेरा वेरिएबल एक रेंज है यानी कि 1 से लेके 11 इसके बीच में है तब तक वो मेरा नंबर ऑटोमेटिकली प्रिंट होगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया रेंज 1 to 11, यानी कि जो मेरा वेरिएबल क्रिएट हुआ है उसके अंदर ऑटोमेटिकली 1 असाइन हो जाएगा। उसके बाद वो इंक्रीमेंट होता जाएगा ऑटोमेटिकली और 11 पे वो स्टॉप हो जाएगा। एक बार रन करो,
तो इससे क्या हुआ, मेरा नंबर वेरिएबल है वो अपने आप इंक्रीमेंट करता जाएगा, अपने आप को इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाता जाएगा, और जब तक वो 1 से 11 के बीच में है तब तक वो प्रिंट करता जाएगा। अपने आप उसके अंदर 1 वैल्यू आएगी, उसके बाद 2 आएगी, उसके बाद 3 आएगी, जब तक कि उसकी वैल्यू 11 नहीं हो जाती। 11 सॉरी इंक्लूड नहीं होगा, 11 एक्सक्लूड होगा, ये वाला नंबर 1 इंक्लूड होगा। अगला रन करते हैं। अब मैं चाहता हूँ मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूँ, और जब तक मेरे वेरिएबल की वैल्यू उस लिस्ट के अंदर है तब तक वो प्रिंट हो। फॉर नंबर यहाँ पे मेरा वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने डाल दिया फॉर नंबर इन लिस्ट के अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ, सपोज 1 2 3 4 5। अब जब तक मेरे वेरिएबल की वैल्यू इस लिस्ट के अंदर तब तक वो प्रिंट होगा। वेरिएबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है यहाँ पे, और ऑटोमेटिकली लिस्ट की जो पहली वैल्यू है वो मेरे वेरिएबल के अंदर जाएगी। इसको मैं रन करता हूँ, सिंटेक्स एरर, यहाँ पे करो प्रिंट वेरिएबल 1 to 5। अब मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे दूँ, तो मैं डालता हूँ फॉर, मैं वेरिएबल का नाम डालता हूँ लेटर इन, स्ट्रिंग के अंदर मैं डाल देता हूँ ABCDEFGHIJK, ठीक है। अब मैं प्रिंट कर देता हूँ इस लेटर को, प्रिंट लेटर ABCDEFGK तक। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मेरे सपोज मैंने एक वॉवल नाम का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर मैंने डाल दी वैल्यू 0, ये मेरा वॉवल्स का वेरिएबल। एक मैंने डाल दिया कॉन्सोनेंट वेरिएबल, उसकी वैल्यू भी मैंने 0 असाइन कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि फॉर लेटर इन हेलो, यानी कि एक लेटर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है जो कि बार बार ये जो स्ट्रिंग है हेलो, इसके अंदर 1 by 1 वो इटरेट करेगा। पहले एच पे आएगा, फिर ई पे आएगा, फिर एल पे आएगा, फिर एल पे आएगा, फिर ओ पे आएगा। तो लेटर की वैल्यू मेरी चेंज होती जाएगी, पहले लेटर के अंदर एच आएगा, फिर ई आएगा, फिर एल आएगा, फिर एल आएगा, फिर ओ आएगा। तो अब मैंने फॉर लूप के अंदर मैंने इफ़ स्टेटमेंट डाल दी है कि इफ़ लेटर डॉट लोअर इन AEIOU, यानी कि लेटर के अगर लोएस्ट फॉर्म देखें, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैपिटल भी डाल रखे हैं ना, तो सबसे पहले क्या करेगा कि मेरा जो भी है उसको लोअर में कन्वर्ट कर देगा ताकि आसानी रहे। अगर लोअर में नहीं करता तो हमें और अंदर कंडीशन डालनी होती कि अगर कैपिटल है तो ये करो, लोअर है तो ये करो। मैंने सब कुछ ऑलरेडी लोअर में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो यहाँ पे अगर मेरे लेटर का जो लोअर वर्जन है, यानी कि उसके स्मॉल लेटर्स में हम देखें, और वो अगर AEIOU में आता है, तो मेरा जो वाउवल है उसकी वैल्यू बढ़ जाए। और अगर मेरा कुछ भी नहीं आ रहा है, सपोज यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ रही है, तो ये वाली लाइन ये वाली स्टेटमेंट को वो पास कर दे, यानी कि वो फिर से छोड़ दे, कुछ भी कोड में ना करे। या फिर अगर मेरा इन दो ऊपर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी कि ना ही वावल है ना ही कोई और करेक्टर है, कुछ भी है, तो इसका मतलब वो तो कॉन्सोनेंट हुआ, तो फिर कॉन्सोनेंट वेरिएबल इंक्रीमेंट हो जाए। तो बेसिकली ये बताएगा कि मैं कोई भी स्ट्रिंग डालूं और उस स्ट्रिंग के अंदर वावल कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं, बाद में वो उसी चीज़ को प्रिंट कर देगा। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। इसे रन करने के बाद हमें पता चलेगा इसमें कितने वावल हैं हेलो वर्ड के अंदर। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैंने अपना नाम ही डाल दिया सक्षम, इसको रन करूँगा, तो इसके अंदर 2 वावल हैं। 2 वावल कौन से, ए और ए, और बाकी के 5 कॉन्सोनेंट है। मैंने यहाँ डाल दिया पूरा नाम अपना, इसको रन करता हूँ तो ये बताएगा 4 वावल और आप। तो ये था हमारा फॉर लूप का इम्प्लीमेंटेशन। तो हमने इफ एल्स स्टेटमेंट, फॉर लूप, वाइल लूप, फॉर के अंदर इफ़ वगैरह हमने डाल के देखा, और हमने सारी चीज़ों को हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। अभी भी दिक्कत आ रही है तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, और अगली वीडियो के अंदर हम लोग स्ट्रिंग्स को डेप्थ में डिस्कस करेंगे। अभी हमने इफ़ एल्स और फॉर लूप को हमने ज़्यादा डीप में नहीं देखा है, क्योंकि जब तक हमारी डिक्शनरी लिस्ट वगैरह वाला टॉपिक स्टार्ट नहीं होता तब तक हम लोग लूप्स के एडवांस कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं कर सकते। तब तक के लिए इतना काफ़ी है आज के लिए, और अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।